बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू सोहेल बड़ाइच साहब के साथ, उसने कुछ नहीं बल्कि काफ़ी तलातुम मचा दिया पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत के लिए। गो कि आज वफाकी काबीना के अंदर ख़बरें और ज़राए ये कह रहे हैं कि इसको डिस्कस किया गया। असद उमर साहब ने एतराज़ किया, गालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब ने एतराज़ किया, उनके ऊपर एतराज़ फैसल वाडा साहब ने कर दिया। और फैसल वाडा साहब अभी कुछ देर पहले भी एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी बहुत से बातें की। लेकिन सवाल ये है कि फवाद चौधरी साहब का दिफा आज की वफाकी काबीना के अंदर ये रहा, ज़राए के ने जो बताया है कि उन्होंने कहा कि मैंने तो तज्जिया दिया था अब हालात के ऊपर। अब बात यह है कि जो फवाद चौधरी साहब का तज्जिया है बहसीत एक वफाकी वज़ीर, बहसीत एक इलेक्टेड MNA, क्या वो इस बात की गमाजी करता है कि असल हालात जो हैं वही फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं? तज्जिए के लिए एक बात बड़ी बेसिक है कि तज्जिया कोई भी दुरुस्त उस वक्त होता है जब वो फैक्चुअली करेक्ट हो। इन हालात के बारे में, इन मामलात के बारे में सवालात उठते रहे हैं। हुकूमत की परफॉर्मेंस, इन आम शख्सियात की लड़ाइयाँ और खींचातानी हर पार्टी के अंदर होती है, लेकिन ख़ास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से भी बात होती रही है। मामलात क्या हैं? फवाद चौधरी साहब ने जो कहा उसका दिफा वफाकी हुकूमत के तर्जुमान ये क्या कर रहे हैं कि ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। भाई, अपनी लड़ाई के बारे में आपकी क्या पॉलिसी हो सकती है, या अपनी परफॉर्मेंस के बारे में आप तो यही कहेंगे कि अच्छी पॉलिसी है। बट फवाद चौधरी साहब को ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, बात अब उससे आगे बढ़ गई है। क्या असल में ऐसा है या नहीं है, या फवाद चौधरी साहब फ्रस्ट्रेट होकर ये सारी बातें कर रहे हैं? इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, MN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, सेनेटर वलीद इकबाल साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे, और सरदार नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा। गबोल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं वलीद साहब, क्योंकि हुकूमत की बात है और सम हाउ अलाउ मी कि मैं अगर आपसे ये पूछूंगा कि फवाद चौधरी साहब ने बातें क्यों कही, तो सम हाउ आई कुड गेस कि आप ये कहेंगे भाई ये आप फवाद चौधरी साहब से पूछिए। लेकिन मैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब से पूछ रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने सबसे पहले, जो मैंने मोन्टाज के अंदर क्लिप्स चलाया, आगे भी चलाऊंगा, उन पर भी बात करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तीन शख्सियात की लड़ाइयों ने पार्टी के अंदर जो सारा, या हमारी हुकूमत के अंदर जो तब्दीली का प्रोसेस था, इवन जो परफॉर्मेंस थी, उसको बड़ा नुकसान पहुँचाया है। आपके ख्याल में फवाद चौधरी साहब दुरुस्त कहते हैं या गलत कहते हैं? ये मेरे ख्याल में, मैं उनसे इख्तलाफ राय रखता हूँ, और मैं, अगर आप मुझे ये पूछते कि उन्होंने ये क्यों कहा है, और मैं उसका ये जवाब ना देता कि वो उनसे पूछें मैं तो सिर्फ इतना इजहार ख्याल करना चाहता हूँ उस हवाले से कि ये उनकी ज़ाती राय थी, उन्होंने ज़ाती राय दी। और आपने जो अपनी तमहीद में बात की ना कि जब कोई तज्जिया होता है तो वो फैक्ट्स पे मबनी होता है, ये तज्जिया जो ऐसा था उसमें राय का इजहार किया गया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, जिसको आप उर्दू में कहेंगे एक राय का इजहार करना, और फैक्ट्स को बयान करना, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब ने राय का इजहार किया है। अच्छा जी, और मैं उस राय से इख्तलाफ रखता हूँ। ठीक है। और मेरी अर्ज ये है कि अभी पहला सवाल जो आपने दिखाया, अभी अपनी मोन्टाज जो आपने कहा है उसको, कि सोहेल बड़ाइच साहब ने ये पूछा कि ये जो तब्दीली आनी थी वो क्यों नहीं आई और कौन इसका कसूरवार है। अब मैं आपको ये अर्ज कर सकता हूँ कि अगर मुझे बिठा के उन्होंने ये पूछा होता तो मैं क्या जवाब देता? मैं उसका जवाब ये देता, मैं कहता जी रोम एक रात में नहीं बना, तब्दीली का वादा हमने ज़रूर किया है, लेकिन उस तब्दीली में जो सर फहरिस्त चीज़ें हैं, सर फहरिस्त चीज़ें जो हैं वो, और जो वो दो सतून जो रहे हैं हमारी पार्टी के नज़रिए के, और वो 22 साल से वही रहे हैं, वो दो सतून के करप्शन का खात्मा, और दूसरा के ताकतवर और कमज़ोर को कानून की निगाहों में बराबर करना। अच्छा जी, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। ठीक है। इन दो मामलात के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक एग्जाम्पल ही ले लें कि सवाल कोई लोग करता है कि जी कितने लोगों को आपने कन्विक्ट करा के जेल में डाल दिया जो करप्शन के उसमें थे। मेरा सिंपल सा जवाब ये है कि जो एक दो मिसालें हमारे सामने हैं हाई प्रोफाइल केसेस की, हमारा सिस्टम, हमारा जुडिशल सिस्टम, हमारा प्रोसेस, वो प्रोसेस हर एक को, मुलजिम हो या प्रोसिक्यूशन हो, मौका एक जितना ही देता है, तो उस प्रोसेस में जितना वक्त लगता है ये जाहिर होता है कि एक हुकूमत की वो मुद्दत से भी ज्यादा होता है जब एक कन्विक्शन हो। क्या मिसाल है उसकी, हनीफ अब्बासी साहब की, 6 साल लगे उसके उस ट्रायल को, और अब वो अपील में वैसे भी अपना रिहा हो गए हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं
कि ये चीज़ें रोम एक रात में नहीं बना और ये एक प्रोसेस होता है और उन्होंने एक राय का इजहार किया। एक बात, एक मेरा सवाल था, वो आप सोहेल वड़ाइच साहब से ज़रूर पूछ लीजिएगा। जी जी, वो मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मुझे ये फवाद साहब का अपना घर था या कोई वॉइस ऑफ अमेरिका की सेटिंग थी? बिकॉज सेटिंग बड़ी खूबसूरत थी। बाकी बातें जो है मैं उसमें से किसी से मुझे जो अंदाजा है कि यह सोहेल वड़ाइच साहब की अपनी लाइब्रेरी है। बहरहाल आपने जो पहली बात की गई उसका आपने कहा कि आप फवाद साहब की राय से इख्तिलाफ करते हैं। मैंने अपनी तमीद में ये कहा था कि जो फवाद साहब कहते हैं मैंने तज्जिया दिया था, तो तज्जिया फैक्ट्स के ऊपर बेस होता है। अगर तज्जिया दुरुस्त हो आपके नजदीक ये एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन होता है। नहीं सर, तज्जिया बगैर राय का इजहार है, फैक्चुअल पोजीशन नहीं है सर। तज्जिया बगैर फैक्ट्स राय का इजहार है, राय का इजहार। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ तज्जिया बगैर फैक्ट्स तो नहीं हो सकता ना, हवा में तो तज्जिया नहीं हो सकता। नहीं, तज्जिया फैक्ट्स के ऊपर नहीं। देखें, जिस तरह उन्होंने राय का इजहार किया, उन्होंने कहा तब्दीली इसलिए नहीं हुई क्योंकि ज़ैद बकर से लड़ा है, बकर ज़ैद से लड़ा है। अच्छा चले, या अपना मैंने वही कहा ना, आपको राय पर भी एतराज है और आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है कि लड़ाई भी नहीं हुई, और अगर एतराज नहीं, एतराज मुझे नहीं है। मैं इख्तिलाफ कर रहा हूँ। वैसे फवाद चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं और बिल्कुल ठीक है, मुझे पहली दफा तारुफ हुआ था तो मुझे उन्होंने बताया था, वो मेरे कहीं स्टूडेंट भी रहे, मैं लॉ का मैंने उनको पढ़ाया भी हुआ है किसी लाहौर के कॉलेज में। जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, तो वैसे मेरे कोई उनसे वो नहीं है, एतराज है, कोई लड़ाई नहीं है। आपका ताल्लुक उनसे बहुत अच्छा होगा और अच्छा ही रहना चाहिए वलीद साहब, मैं अग्री करता हूँ इस बात से। मैं जरा इसको थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ। अब मैं एक ये जो दिफा पेश किया है, मैं अगर कहूँ वलीद इकबाल साहब ने, मुझे गबोल साहब ये बताइएगा, ये इन फाइटिंग बातें हैं, ये तो सियासी जमातों के अंदर होती हैं। अब वलीद साहब ने कहा कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये उनकी राय है, लेकिन असल में तब्दीली का जो मामला है वो एक दिन में, या कम से कम चले हम इसको मुहावरतन एक दिन कहते हैं, लेकिन 2 साल लग गए हैं, तो अभी टाइम है, इतना जल्दी नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। गबोल साहब। अव्वल तो मैं वलीद साहब को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, तज्जिया क्या होता है। तज्जिया झूठ तो नहीं होता है। कोई टीवी में आके तज्जिया निगार बैठ के झूठ बोले और लोग सुने कि यार क्या जबरदस्त झूठ बोला इस बंदे ने। तज्जिया फैक्ट्स में होता है, जो रियलिटी होती है। उसने आकर एक वो बात बताई है चौधरी फवाद ने कि जो इस वक्त सूरत हाल है पीटीआई के अंदर, जो सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं। आज आप देखें 4-5 एमएनए की स्टेटमेंट आई है, वो कहते हैं कि हम तरस जाते हैं प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर सिर्फ अपने उन करीबी एमएनए को या मिनिस्टर को साथ बिठाते हैं, जिस तरह मुराद सईद का उन्होंने नाम लिया है, राजा रियाज का ही मैं देख रहा था, और असद उमर और कुछ चंद लोग। मैंने पहले दिन एक बात कही थी कि इमरान खान को ये असद उमर ले डूबेगा एक दिन। ये मैंने पहले शुरू से मेरी यही मौकफ रहा है। पहले शायद मैंने ये सोचा कि इमरान खान ने मेरी बात मान ली, सुन ली और उन्होंने असद उमर को हटा दिया। मैंने कहा चले अब ये चलेगी हुकूमत, फिर वो वापस लेकर आए। ये तो सबको पता है, बच्चों को पता है कि जहांगीर तरीन का और असद उमर का झगड़ा शुरू से चल रहा है, अभी से नहीं चल रहा है। बिल्कुल है, ठीक, बहुत बहुत पुराना झगड़ा है। अब बात ये है कि फैक्ट्स ये हैं कि इस वक्त एक चौधरी फवाद जो है उसको कहीं से सपोर्ट नहीं है, कोई ग्रुप ने उसके ऊपर हाथ नहीं रखा है, ना जहांगीर तरीन ने रखा, ना असद उमर ने रखा, ना शाह महमूद ने रखा। प्राइम मिनिस्टर से भी उनके ताल्लुकात जो है वो बेहतर नहीं है इस वक्त जो पहले थे। ठीक है। अब वो अपने दिल के भड़ास निकाल रहा है। जब आपको पता है कहीं से आपको पार्टी से जब कहीं आपको कोई लिफ्ट नहीं मिलता है तो फिर आप अपने भड़ास निकालते हैं। लेकिन ये फैक्चुअल पोजीशन है इस वक्त। इस वक्त तकरीबन 25 एमएनए ऐसे हैं जो ओपनली बात करने के लिए तैयार है टीवी में आकर, और अब तक आज आप सिर्फ देख लें कि 5-6 एमएनए बात कर चुके हैं, जिसमें रियाज मजारी है, पता नहीं ये आपका राजा रियाज साहब, एक और नाम राजा रियाज साहब है, बहुत सारे हैं जो आपको ज्यादा पता होगा, आप उनका नाम ले सकते हैं। ठीक। तो जब आपके पार्टी के लोग ओपनली आकर आपके ऊपर तनकीद करें तो वो ये कहते हैं ना, व्हेन देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर, बट आई सी फायर ऑल अराउंड, आई डोंट सी स्मोक एनीमोर। अच्छा, तो अब ये आग लग चुकी है। अब आग जब लग चुकी है तो इस आग को बुझाना मैं नहीं समझता हूँ। मैं पहले दिन से कह रहा था जहांगीर तरीन जरदारी साहब ने तो अच्छे दिनों की नवीद सुना दी कि पता नहीं शायद अच्छे दिन आ रहे हैं। मतलब आपको क्यों लगता है कि हुकूमत की लुटिया डूबने वाली है? कोई जल्दी तो नहीं खुशी मनाना शुरू कर दी आपने नवीद भाई? जो मुझे अभी इतलात मिली है कि उनको कहा गया प्राइम मिनिस्टर को कि उनको सैक करे फ्रॉम द मिनिस्ट्री,
क्योंकि उन्होंने जो है एक ऐसा पीटीआई के लिए एम्बैरसमेंट खड़ी कर दी है। आप फयाज ये चौहान आपको के आज किसने कहा है? अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं है एज वी स्पीक, पता नहीं ये कहाँ से मिली है खबर आपको? ये आप हमेशा पूछते कहाँ से मिली, और हमेशा मेरी बात सच साबित होती है। हमेशा मेरी बात सच साबित अच्छा होती है। चले चले, ठीक है ठीक है, जब हम रिकॉर्ड करें उस वक्त तक तो ये बात नहीं, अगर आप सही साबित होगी तो मैं आपका ये क्लिप जरूर चलाऊंगा कि आपने कहा है कि नहीं आपको खबर मिली है। बहरहाल मैं जरा एक क्लिप क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने बहुत सी बातें की हैं इलेक्शन के हवाले से। फवाद चौधरी साहब का क्या बयान था? वैसे दिलचस्प बात है कि फवाद चौधरी साहब ने इंटरव्यू दिया, पंजाब के वज़ीर इत्तलात हैं फयाज चौहान साहब, फिर जो उन्होंने उनकी शान में फरमाया वो भी सुन लेते हैं। असल मसला ये है कि फवाद चौधरी साहब को है कीड़ा। वो कीड़ा क्या है? वो कीड़ा है हर वक्त इख्तलाफ करने का और इनडिसिप्लिन्ड और इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड इख्तियार करने का। ये टिक के किसी जगह पे बैठ ही नहीं सकते, ये डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड के साथ रह ही नहीं सकते। कोई तरीका है यार कि आप मीडिया पे आके, चौकों और चौराहों पे आके आप अपने खानदान की और अपनी जात की और अपने जनाब पार्टी की और अपनी हुकूमत के मामला, आप मिनिस्टर हैं, आप जो अपने आप को बड़ा सुकरात बुकरात और रस्तू और जाली न्यूज बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई अगर आप समझते हैं कि पार्टी नाकाम है, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी टीम बनाने में और जो जो भी इन्होंने चवले मारी हैं अपने इंटरव्यू में, तो भाई रिजाइन कर दो। इन्हें को रिजाइन करते जाना, कौमी असम्बली की निशस्त से भी रिजाइन करें जो पीटीआई के वजह से जाना जीते हैं, और दूसरा ये वजारत से भी रिजाइन कर दें। ये क्लिप सुनाना, ये ऑडियो सुनाना इसलिए ज़रूरी था कि रिकॉर्ड पे आ जाए, लेकिन जो ज़बान इस्तेमाल की है फयाज चौहान साहब ने वो काबिल मज़म्मत है, और जो बातें उन्होंने कही हैं, बेशक उनका फवाद चौधरी साहब से इख्तलाफ हो, फवाद चौधरी साहब यहाँ नहीं है, लेकिन कम अज़ कम मैं बहसीत एक पाकिस्तानी के ज़रूर कहूँगा कि नहायत ही काबिल मज़म्मत ज़बान है जो उन्होंने इस्तेमाल की है। रांझा साहब, ये टीम सिलेक्शन की बात फवाद चौधरी साहब ने की, वलीद साहब से भी हम पूछेंगे इस हवाले से, लेकिन पहला भी डिफेंस आपने वलीद साहब का सुन लिया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये राय है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वलीद साहब का इस हवाले से। तो टीम सेलेक्ट नहीं हुई सर, ठीक। फिर देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर सारे इलेक्शन के अमल को देख लें और जिस तरह से बाद में ये हुकूमत वजूद में आई, तो टीम क्या, हमारे तो एतराज़ात वज़ीर आज़म की सिलेक्शन के ऊपर भी हैं। हम तो समझते हैं कि वज़ीर आज़म ही गलत सेलेक्ट हुआ है इस मुल्क के लिए, और उसके साथ अगर आप देख लें कि जो टीम सेलेक्ट होनी थी, उस टीम के हवाले से आप देख लें कि एक एक वज़ीर 4-4, 5-5, 6-6 दफ़ा जो है वो तब्दील हो चुका है। अगर आपकी तबीयत में मुस्तकिल मजाजी और इस्तकामत ना हो, सबसे बड़ी लीडरशिप की रिक्वायरमेंट मुस्तकिल मजाजी और इस्तकामत होती है। ठीक है, अगर वही हमें नज़र ना आए तो उसका फिर मतलब यही होगा कि जो नीचे टीम होगी वो भी उसी टेम्परामेंट को फॉलो करेगी। और फिर आगे से अनफॉर्चुनेटली जो हुआ वो आपके सामने है कि असद उमर साहब और जहांगीर तरीन साहब की एक लड़ाई थी। जहांगीर तरीन साहब ने असद उमर साहब को हटवा दिया, कहा कि ये माशी पॉलिसियों में नाकाम हो चुके हैं। फिर असद उमर साहब ने खड़े होकर चीनी की रिपोर्ट के बारे में बात कर दी। फिर हफीज़ शेख साहब जो असद उमर साहब के जो बाद में आए और फिर वो जहांगीर तरीन कैंप से जिनका ताल्लुक़ बताया जाता है, उनके बारे में इकॉनमी की एक रिपोर्ट आ गई। वो भी कमेटी जो थी उसको असद उमर साहब देख रहे थे, उसमें उन्होंने कहा गया। तो इस तरह ये लड़ाइयाँ जो है, मतलब फैसल वाडा साहब की लड़ाई अगर किसी और से है तो अली से है, तो फिर उधर किसी और की लड़ाई किसी से है, किसी की लड़ाई किसी से है। इसका जो मैं भी सारा सोच रहा था, मेरे ख्याल से ये जो जिस तरीके से ये हुकूमत वजूद में आई, जो मामलात बने, जिस तरीके से इनको लाया गया, वो चीज़ें एबनॉर्मल थी। अच्छा, देखें, एबनॉर्मल चीज़ जो होती है वो नॉर्मल बिहेव नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती, और उसका रिजल्ट अब आपके सामने है। फिर हुआ ये कि 152 इनके मुंतखब अरकान हैं। वलीद साहब इज़ वन ऑफ देम। वलीद साहब को क्यों नहीं मिनिस्टर बनाया गया? और इतने टैलेंटेड हैं, इनको लॉ मिनिस्टर बनाया जाए। ऐसे बंदे को आपने लॉ मिनिस्टर बना दिया जिसने गवर्नमेंट को 2-3 दफ़ा एम्बेरस किया। उसने आर्मी एक्ट पे गवर्नमेंट को एम्बेरस किया, उसने फिर काजी फायज ईसा के रेफरेंस में गवर्नमेंट को एम्बेरस किया। ही इज़ मच कैपेबल इनफ, और उनकी क्रेडिबिलिटी है। इस तरह के आप लोग जो हैं, जो शॉर्टकट मारते हैं, एक बैग लेके आते हैं, जो कभी अल्ताफ़ हुसैन के नारे मार रहे होते हैं और उसकी मुहब्ब वतनी के सर्टिफिकेट जारी कर रहे होते हैं, फिर आप उनको ला के अपनी काबीना में बिठाते हैं, फिर वो आपके सर्टिफिकेट जारी करना शुरू होते हैं। ये जो डबल और डिवाइडेड लॉयल्टी वाले लोग हैं, इन्होंने इनकी पार्टी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और उसी तरह से अब आप देख लें इनकी गवर्नमेंट चला कौन रहा है, जो हफीज़ शेख हैं। हफीज़ शेख से तो असद उमर 10 गुना ज़्यादा बेहतर था। हॉट मनी जितना पाकिस्तान में आया, वो जो स्कैंडल है वो आपके सामने है। जिस तरह से उनको भी जब वो उस वक्त हालात थे तो आप ही सब कहते थे कि नहीं फेल हो गए निकाले, फेल हो गए निकाले, पूरी ऑपोजिशन पड़ी हुई थी। आज सारों को दर्द हो गया असद उमर साहब का कि वो बहुत बेहतर है। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात कर रहा हूँ,
एक बात ये कि ऑपोजिशन से आप क्या तवक्को करते हैं? वो आपको गुलाब के फूलों का गुलदस्ता पेश करेगी सुबह रोज पार्लियामेंट में? ऑपोजिशन तो क्रिटिसाइज करेगी, और आपके ना गिरने वाले पिलर जो है उनको भी खोखला करेगी, उनको भी गिराने की कोशिश करेगी। अच्छा। हुकूमत तो वो होती है जो कि इस्तकामत का और डट के मुकाबला करे हर चीज़ का। हमें तो गिराने की जरूरत, और इंटरेस्टिंगली को हम इतनी तगड़ी ऑपोजिशन भी नहीं है। हमारे तो आधे से ज्यादा बंदे नैब में पड़े हैं, लोग बोलने से डरते हैं, जो बोलता है उसको नैब का नोटिस आ जाता है। अच्छा। ये तो अपने वजन से खुद गिर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अपनी लड़ाइयों से गिर रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये बात बड़ी दिलचस्प है। वो तो ये जो आपने बात की है कि ऑपोजिशन कमजोर है और ऑपोजिशन बेचारी काफी नैब के चक्रों में है। वलीद साहब, ये फवाद चौधरी साहब ने जो टीम के हवाले से बात की, उन्होंने कहा जी टीम जिसने भी मशवरा दिया इमरान खान साहब को कि कमज़ोर लोगों को लगाएं, आपको इस हवाले से क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने जो टीम सिलेक्शन की है, आप उससे बहसियत एक मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप मुतमईन है कि बड़े अच्छे लोग सही जगह पर ठीक लोग लग गए? ये मुंतखब गैर मुंतखब की जो डिबेट है या डिवाइड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या पड़ता है? देखें जी, ये जो फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह से इसको डिस्क्राइब किया और जिस तरह से मैं उसको देखता हूँ, अगेन मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया था कि उन्होंने एक राय का इजहार किया। मुझे ये सवाल पूछा जाएगा तो मेरा जवाब कुछ और होगा, क्योंकि मैं अपनी राय कुछ और रखता हूँ। अब उन्होंने कहा कि जी कमज़ोर लोग टीम में हैं। अब देखें जी, जिस टीम को मैं जानता हूँ, और मैं ख़ास तौर पर फोकस्ड हूँ ऑन द फेडरल गवर्नमेंट, बिकॉज जो टीम जिसको रोज़ खिलाना है वो तो प्राइम मिनिस्टर की अपनी टीम है ना, द फेडरल कैबिनेट। जी। मैं समझता हूं कि इस वक्त, ख़ास तौर पे इस वक्त, और हमें एक बड़ी बहरानी कैफियत का सामना है, हमें नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, क्योंकि वबा का मुकाबला हम कर रहे हैं और उसमें इकोनॉमिक मेल्टडाउन का सिस्टम भी है, दुनिया भर का उसको भी सामना है। तो मैं फ्रंट लाइन्स पे किसे देख रहा हूँ, और मैं एक एक नाम आपको गिनवाता हूँ और मैं अपनी राय देता हूँ उन नामों के बारे में। मैं उनमें से किसी को भी कमज़ोर या वीक बंदा नहीं समझता। असद उमर साहब फ्रंट लाइन्स पे हैं, मैं उनको वीक आदमी बिल्कुल नहीं समझता। मैं उनको एक स्ट्रांग और एक फोकस्ड और एक केपेबल आदमी समझता हूँ। अच्छा, जितनी मर्जी यहाँ पे मेरे ख्याल मोहसिन शाहनवाज रांझा ने जो साहब ने जो बात की है, इसको लुक एट इट एज अ प्रोफेशनल अप्रेजल। ये ऑपोजिशन के मेंबर हैं पार्लियामेंट के, और ये कह रहे हैं कि जी वो एक अपना एक केपेबल आदमी है। चले, फ्रंट लाइन्स पे वो हैं। शिबली फराज साहब हैं, फ्रंट लाइन्स के ऊपर हैं, सेनेट से मेरे कॉलीग हैं, बल्कि अक्सर हम एक दूसरे को वो कहते हैं मुझे कि मेरा और उनका ताल्लुक एक ही कबीले से है, क्योंकि हम शायर की औलाद हैं। और मैं समझता हूँ वो भी, मैं कतई तौर पे उनको कोई वीक आदमी नहीं समझता। हम मियाँ हमाद अज़हर हैं, मेरे साथी हैं, दोस्त हैं। लाहौर में हमने इकट्ठे पूरे ज़िले को चलाया हुआ है एक ज़माने में, आज से 2-3 साल पहले। मैं कतई तौर पे उनको वीक आदमी नहीं समझता। अली जैदी साहब हैं, और ये बाय द वे सारे वो अफराद हैं, ये फ्रंट लाइन्स पे हैं, और ये वो अफराद हैं जिनकी कोई चौथी पांचवी पार्टी नहीं है। ये PTI में आए हुए हैं और उनकी पहली पार्टी है। और ये जो कह देना, क्योंकि सवाल ये था, मैं इवन वलीद साहब, if I may ask sir, मैं सवाल करने वाले, मैं सर एक दफा सवाल कर लूँ, आसानी हो जाएगी आपके लिए। व्हाट अबाउट हफीज शेख साहब, रज़ाक दाऊद साहब, नदीम बाबर साहब, ऑल ऑफ दिस पीपल आर अनइलेक्टेड, और इन्हीं के बारे में फवाद चौधरी साहब का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये लोग वो हैं जो कि अनइलेक्टेड हैं। व्हाट अबाउट उस्मान बुज़दार साहब, उनकी क्या रफाकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? वो तो शायद पहली दफ़ा उस्मान बुज़दार साहब तो इलेक्टेड हैं, पहली दफा एमपी बने। एक तो वो इलेक्टेड हैं, और नहीं, बाय द वे सवाल नहीं, वो एक आपने सवाल को एक और रुख दे दिया है। फवाद चौधरी साहब ने एक और सवाल के जवाब में ये बात की थी, उसका भी क्लिप दिखाते हैं, बेशक उसको फिर उस वक्त एड्रेस करेंगे। मैं तो इस सवाल को एड्रेस कर रहा हूँ ना, कि जो सवाल क्या था कि ये क्या टीम तजर्बेकार नहीं है, और उस पर जो फवाद चौधरी साहब के अल्फाज थे, मैं तो सवाल से भी इख्तलाफ रखता हूँ, क्योंकि वो मैं 1 मिनट पे आता हूँ उस पर, लेकिन जवाब जो आया वो था, वो कहा था कि ये वीक टीम है। मैं नहीं समझता कोई नाम जो मैंने लिया है वो वीक है, ना ही मैं, बाय द वे, बुज़दार साहब की पार्टी से इन्वॉल्वमेंट या ये वो को अगर एक तरफ रख दें, मैं उनको भी वीक आदमी बिल्कुल नहीं समझता। अच्छा, मैं ये समझता हूँ, और बल्कि जितना मेरा पंजाब में रहा है, क्योंकि मेरा तो सेंटर में हूँ क्योंकि सेनेट वगैरह से, लेकिन जो पंजाब में मेरा रहता लाहौर में हूँ, खासकर जब से कोरोना वाली बात शुरू हुई है, मैंने बहुत तारीफ सुनी है उनकी सब लोगों से, जो कि पहले उन पर कुछ तनकीद भी करते थे कि नहीं जी आप बड़े मजबूत आए हैं, और ये वाली बात। अच्छा, तजर्बे के हवाले से भी मैं अर्ज कर दूं, देखें पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में अगर आप पहले गवर्नमेंट में ना रहे हो, उससे कोई, मैं नहीं समझता, उसकी सबसे अव्वलीन मिसाल, आई एम सॉरी कि पाकिस्तान में उस मिसाल का बड़ा मजाक भी बना है, सबसे अव्वलीन मिसाल जो है, और मैं फिर भी वो मिसाल दूंगा, वो है नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला के क्या तजर्बा था? नेल्सन मंडेला 34 साल जेल में रहे थे, तजर्बा कोई नहीं था गवर्नेंस का, लेकिन एक लीडर थे, लीडर है, आए अपना, जब उनको मौका मिला उन्होंने एक
रिकन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स जिस तरह भी की आपने मुल्क को उससे निकाला। तो मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाह रहा था कि सिर्फ आप पहली दफा अगर गवर्नमेंट में आए हो तो वो सवाल जो वड़ायत साहब का था वो भी कोई मैं उससे इतना इत्तेफाक नहीं करता कि जी ना तजुर्बेकार टीम हो या ना तजुर्बेकार शख्स हो तो हुकूमत नहीं चल सकती। मैं समझता हूँ कि ये सारा ये अगेन इट्स अ वेरी आगे की बात भी करेंगे। अगेन इट्स अ वेरी लॉन्ग विंडेड डिबेट की हुकूमत पे तो आगे लोगों ने सवाल हुकूमत से ही पूछना है ना, तजर्बाकार है या तजर्बाकार नहीं है, लोगों ने सवाल तो हुकूमत से ही पूछना है। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, वापस आते हैं राना साहब सुबोल साहब से बात करते हैं, मैं साथ रहिएगा। फवाद चौधरी साहब ने परफॉर्मेंस के हवाले से एक अहम बात की उस इंटरव्यू के अंदर। 6 महीने का वक्त है राजा साहब, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा, उन्होंने कहा ये कैबिनेट मीटिंग को उन्होंने कोट किया है कि उधर इमरान खान साहब ने ये बात कही। तो 6 महीने तो इट्स अ फेयर टाइम। 6 महीने में अगर वो ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी या परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए, ये तो कोई इतनी काबिल एतराज़ बात नहीं है। इसके ऊपर तो ठीक है, किसी भी जमात के अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कहेगा कैबिनेट मीटिंग के अंदर कि भाई परफॉर्मेंस इंप्रूव करें। देखिए जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल के टेन्योर में आपका तकरीबन हनीमून पीरियड जो होता है वो तकरीबन पहला साल मैक्सिमम होता है। उसके बाद फिर आप समझ लें कि अब आप टूवर्ड्स द नेक्स्ट इलेक्शन जो है उस फॉर्म में आ गए हैं और आपने डिलीवर करना है। और तकरीबन 2.5 साल के अरसे बाद जब होता है फिर आप समझ लें कि अब आपकी अगले इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो गई है। अब आपने जो डिलीवर करना था वो कर दिया। अब आपकी जो एक्सिक्यूशन है प्रोजेक्ट्स की और उनकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड जो है मैच्योरिटी की तरफ इतनी तेज़ी से जानी चाहिए कि इलेक्शन से साल पहले वो प्रोजेक्ट्स खड़े हुए लोगों को नजर आएँ। जिस तरह हमने CPEC किया, जिस तरह हमने रोड्स बनाई, डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की काम किए, इकॉनमी के एंड पे भी डिलीवर किया, काफ़ी कुछ किया, लेकिन वो हमारा फिर वो नज़र आना चाहिए। वो आखिरी साल जो होता है ना वो उसमें आपको नहीं समझ आती कि उसमें फिर आपको बाज़ दफ़ा गवर्नेंस का भी मौका नहीं मिलता। पॉलिटिकल हवा इस तरह की ट्विस्ट खाती है कि चीज़ें आपकी गवर्नेंस, जिस तरह हमारे साथ हुआ कि गवर्नेंस बड़ी ठीक थी, गुड गवर्नेंस थी, सब कुछ था, लेकिन आखिर में जो 6 महीने में हवा चली, जिस तरीके से आपको ऊपर वाला साइड सब इतने मजबूत पार्टी के बावजूद जो हो इलेक्शन में हुआ और सारे पाकिस्तान को पता है किस तरह हुआ, वो चीज़ें हालात बनते होते हैं आखिर में। और उसके लिए फिर वो चीज़ें अनकंट्रोलेबल हो जाती है, चाहे आप इख्तियारात में हो, उधर अदालतें होती हैं आपके लिए, उधर ब्यूरोक्रेसी होती है, उधर नैब होती है, ये सब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। और ये जब क्लियर होती हैं तो फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, हर चीज़ अफेक्टेड हो जाती है। दैट इज़ व्हाट ही मेंट कि 2.5 साल बाद वो टाइम शुरू हो जाना है और शुरू हो गया है। अब आप देखें रोज़ इनके बारे में जो चीज़ें हो रही हैं, इन फाइटिंग्स बढ़ गई हैं, अदालतों में इनके मामलात जो हैं वो किस तरह चल रहे हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। आगे से जो मतलब बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से भी डिसप्लेयर्स कन्वे हो रहे हैं। और आज प्राइम मिनिस्टर के अपने मुंह से भी ये बात निकल गई कि अब आपको डिलीवर करने का बहुत टाइम कम है, क्योंकि 4 बजट्स ये दे चुके हैं 2 साल के अरसे में। ये हुकूमत ऐसी खूबसूरत हुकूमत है कि इसने, हर हुकूमत 1 साल में 1 बजट देती है, इन्होंने 2 साल में 4 बजट दिए हैं। और चारों बजट्स में जो बातें की हैं, जो टारगेट सेट किए हैं टैक्स के हवाले से, जो वो रिकवर नहीं हो सके। तो अब बाय द एंड ऑफ द डे इनका ये हो गया। और फिर आखिर में अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि ये अच्छे लोगों के नाम लिए, मैं ठीक है मेरे अपोजिशन में बैठे वलीद साहब में से ही अच्छे लोगों के नाम लिए, लेकिन ये उन लोगों के भी नाम लें जिन लोगों ने इनकी तबाही कर दी है। अब हफीज़ शेख हो गया या बाकर साहब हो गए, ये लोग कहाँ पे हैं? इनमें से पूछे तो सही, ये इनकम टैक्स कितना देते हैं? मैं अभी आपसे पूछता हूँ, मुझे हफीज़ शेख साहब का इनकम टैक्स गोशवारा दिखा दें, मुझे जुल्फी बुखारी का इनकम टैक्स गोशवारा दिखा दें, मुझे रज़ाक दाऊद साहब का इनकम टैक्स के गोशवारे दिखाएं, मुझे शहबाज गिल साहब के इनकम टैक्स का गोशवारा दिखाएं। क्योंकि टैक्स पे आप देखेंगे टैक्स कितना ये पे कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए। और ये इनकी जो मूविंग जो हुकूमत, इनकी हुकूमत को जो ड्राइविंग फोर्स है वो ये लोग हैं। ठीक है, इलेक्टेड लोग तो बेचारे वाकई आज MNAs रो रहे थे और दुरुस्त रो रहे थे कि उनको तो मुलाकात का टाइम ही नहीं मिलता ना, डेवलपमेंट फंड मिलते हैं। जो जनूबी पंजाब का नारा लगा के गए थे राजा साहब, ये बात तो वैसे है कि जब जो जनूबी पंजाब का नारा लगा के आए थे वो आज जनूबी सर मेरी यार सुने ना आपने, ठीक है जनूबी पंजाब का लोग नारा लगा के आए, लेकिन आपके वक्त में भी सफदर साहब ने भी असेंबली में कहा जी कि फवाद साहब ने हमें ये नहीं करने दिया, फलान नहीं किया, एक्सेस के प्रॉब्लम्स आपके वक्त भी थे। तो ये तो MNAs की फ्रस्ट्रेशंस होती हैं। मेरा नहीं ख्याल ये इतना बड़ा इशू होता है किसी हुकूमत, या होता है आपकी नजर? देखें MNAs की नहीं सर, MNAs की फ्रस्ट्रेशन 2 जगहों पर होती है। देखें
MNAs को अगर एक होती है फ्रस्ट्रेशन कि मेरी मुलाकात नहीं हो रही, एक उसकी फ्रस्ट्रेशन होती है कि मेरी मुलाकात भी नहीं हो रही और मेरे हल्के के काम भी नहीं हो रहे। अच्छा, हमारे हल्कों में ये था कि हमारे हल्कों में लोगों के 70-80% काम होते थे MNAs MPs के। अच्छा, चलो ये किसी की मुलाकात नहीं होती होगी और उसका हक बनता है कि वो इतराज करे, और लोगों ने किया भी। लेकिन काम के मामले में हमारे MNAs MPs ठीक थे। हर MNAs MPs के हल्के में 100 के कितने, वैसे तो ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ रियाज पीर ज़ादा साहब कट रहे होते थे, मेरे काम नहीं होते, लेकिन चले दैट्स अ सेपरेट डिबेट। नहीं बिल्कुल रियाज नहीं, दैट इज अ सेपरेट डिबेट, बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो हैविंग सेड दैट ऑल, इनकी गवर्नमेंट में जो इलेक्टेड हैं वो बेचारे सिलेक्टेड के गुलाम बन चुके हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे उन 152 अपने अरकानी असेंबली पे तरस आता है कि इनमें से कोई भी इतना केपेबल नहीं है कि वो ये वजारतें चला सकें। इन्होंने सारे के सारे जो सेक्टेड हैं जो ना, ठीक है, मैं जरा गबोल साहब से कंक्लूड करा लूं ये, ठीक है, मैं नबील भाई जरा कंक्लूड कर दीजिए। फवाद चौधरी साहब ने ये जो कहा है 6 महीने वाला, ये प्राइम मिनिस्टर को कोट किया उन्होंने, इसके अंदर से कोई नया मफरूजा तो नहीं जन्म ले रहा कि पता नहीं कुछ होने लगा है? उन्होंने तो वैसे बात की है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है भाई परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, 6 महीने। नहीं तो 6 महीने तो उनको पता है, उन्होंने ये बात बड़ी सोच समझ के की है, और मेरे ख्याल में इनको भी इल्म है, प्राइम मिनिस्टर को भी इल्म है कि इनके पास इनकी हुकूमत का टाइम बहुत कम है। और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने 6 महीने इसलिए बोला क्योंकि कोरोना है। अगर कोरोना नहीं होता तो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि 2020 इलेक्शन का साल, लेकिन कोरोना ने इस हुकूमत को बचा लिया। तो उन्होंने इसलिए कहा कि भाई 6 महीने के अंदर, क्योंकि उनको भी कहा गया है कि आप लोगों की लैक ऑफ गवर्नेंस और आपकी परफॉर्मेंस की वजह से कुछ ऐसे इदारे हैं जो बदनाम हो रहे हैं उनके वजह से। और खुद इनके अपने लोगों ने जिस तरीके से इनके लेडी एमपीए का जो वीडियो ऑडियो लीक हुआ, वो क्या बातें कर रही थी, इसी तरीके से इनके अपने लोग जो बातें करते हैं, ये कुछ इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो इदारे नहीं चाहते हैं कि उनके वजह, इस गवर्नमेंट के वजह से, इस नाअहल गवर्नमेंट की वजह से जो है वो बदनाम हो। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज सिटिंग ऑन द टॉप, व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द टॉप एंड यू डोंट मूव, तो फिर आपका फायदा क्या प्राइम मिनिस्टर बनने का? आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया था इसीलिए कि आप अपनी टीम को चलाएं, जैसा कैप्टन आपने चलाया था अपनी टीम को। आप वसीम अकरम प्लस लोगों को बना लेते, लेकिन आपका अच्छी टीम थी। और मैं वलीद साहब के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि वलीद साहब ने 4 नाम सिर्फ लिए फ्रंट रनर का, बाकी सारे बच्चे टीम है इनके, अंडर 19 की टीम है। चाहे अभी मैं किस किस का नाम, मतलब मुराद को देख लें आप, इनके साथ जितने ये शहबाज गिल को देख लें, अनइलेक्टेड 19 लोगों को देख ले, ये सारे अंडर 19 के खिलाड़ी। सारे प्लेयर तो सीनियर नहीं होते ना किसी टीम के अंदर, कुछ सीनियर प्लेयर्स होते हैं, तगड़े प्लेयर्स होते हैं, कुछ नए प्लेयर्स भी होते हैं। नहीं सर, नहीं, सीनियर आपको, अगर आपकी टीम को अगर गेम जीतनी है तो आप बैलेंस रखेंगे। सिर्फ 4 लोगों को फ्रंट रनर कहकर आप जो है ना टीम को कामयाबी नहीं दिला सकते हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूं कि इनकी जो नाकामी है ये इनकी टीम की वजह से है। ठीक है, और अच्छा, अब ऐसा ये प्राइम मिनिस्टर, ठीक, अच्छा, चले मेरे पास क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं चाहता था कि इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन हम फिर इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, हुकूमती परफॉर्मेंस को भी। जिस दिन मैं वलीद साहब का शुक्रिया, नबील गबोल साहब का और मोहसिन शाहनवाज राना साहब का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो दिफाई बजट के हवाले से बात ज़रूरी है। बहुत से सवालात होते हैं, बहुत से साजिशी मफरूज़े घड़े जाते हैं, लेकिन हक़ाइक़ क्या कहते हैं दिफाई बजट के हवाले से, इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। दिफाई बजट के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बहुत से साजिशी मफरूज़े घड़े गए हैं, बहुत से सवालात उठते हैं, बहुत से लोग इसके हवाले से बहुत सी ऐसी बातें फैलाते हैं जो शायद हक़ाइक़ के करीब नहीं होती। जानने के लिए कि एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर असल में जो दिफाई बजट है वो पाकिस्तान के कुल बजट का कितना हिस्सा होता है और उसकी आगे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है। एक आर्गूमेंट ये भी आता है कि पाकिस्तान में दिफा के ऊपर बहुत खर्च किया जाता है, उसके मुकाबले में तालीम और सेहत के ऊपर कम खर्च किया जाता है। इसको ज़रा कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए हम चलते हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब के पास, जो कि कॉलमनिस्ट हैं द न्यूज़ के जंग के। आज भी उनका एक कॉलम छपा है डिफेंस बजट के नाम से द न्यूज़ के अंदर और जंग अखबार के अंदर भी। मकसद ये है, उन्होंने अपने इस कॉलम के अंदर भी जो मिथ हैं या जिन्हें हम कहते हैं कि झूठ हैं, उनको उन्होंने टेक ऑन किया है और एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो दिफाई बजट है उसके पीछे असल रीजनिंग क्या है और उसका असल शेयर है क्या। तो डॉक्टर साहब, मैं बगैर कोई वक्त ज़ाया किए, ये जो एक मफरूज़ा है हम यहाँ पर पाकिस्तान में
पाकिस्तान के कुल बजट का जी कोई कहता है 70% दिफा पे चला जाता है, कोई 60% कहता है, कोई 50% कहता है। तो ज़रा कॉन्टेक्स्ट में पहले तो ये बता दें कि एक्चुअली पाकिस्तान के कुल बजट का कितना हिस्सा दिफाई बजट के मद में खर्च होता है? मुनीब साहब, अगर आपको मैं ये बताऊं कि मेरा एक भतीजा है, उसने मुझे कुछ अर्सा पहले बताया कि उसको स्कूल में बताया गया है कि दिफा का जो बजट है वो तकरीबन 70% हमारा जो अखराजात हैं बजट से वो दिफा के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा। अब इतना आसान तरीका ये कैलकुलेट करने का, अभी जो बजट अनाउंस किया गया है सन 2020-21 का, उस बजट को निकाल के देख लीजिए और आपने सिर्फ 2 फिगर्स वहां से निकालनी है। एक आपने फिगर निकालनी है कि हुकूमत के टोटल अखराजात कितने हैं, बजट कितने का है, तो वो 7,100 अरब का आ रहा है। फिर आपने दिफाई बजट निकालना है। पिछले साल का दिफाई बजट 1100 अरब का था, इस साल लगभग 1300 अरब का है। अब तो आसान तरीन बात है, 1300 अरब हम दे रहे हैं दिफा के अंदर और टोटल बजट है हमारा 7,100 का। इसको अगर आप डिवाइड कर ले तो तकरीबन 18%, 17 और 18% के दरमियान में हमारा बजट जो है वो दिफा के ऊपर खर्च होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 80 से 82% जो बजट का हिस्सा है वो गैर फौजी है, वो सिविलियन हुकूमत खर्च करती है, और तकरीबन 17 से 18% जो है वो खर्च कर रही है हमारी हम दिफा पे खर्च करते हैं। अच्छा। अब दिफा के हवाले से अगर हम तारीखी पर्सपेक्टिव एक देखें तो हमारा जो दिफाई अखराजात हैं वो एक्चुअली बड़ी गिर रहे हैं। अच्छा। अगर हम देखें कि 60s में हम तकरीबन 5.5% अपना जीडीपी का दिफा के ऊपर खर्च करते थे, और फिर वो बढ़ गया 65 की दिहाई में, वो लड़ाई भी हुई हमारी इंडिया के साथ, फिर वो बढ़ के 6.5 पे चला गया। उसके बाद 90s में वो दोबारा से 5.5 पे आ गया, और उसके बाद मुनीब साहब बड़ी तेजी से वो मुसलसल गिरता चला जा रहा है, फिर 3.5 पे आया, और अब जो बजट अनाउंस किया है उसमें दिफा का हिस्सा जो है जीडीपी के हवाले से वो 3% नीचे है, तकरीबन 2.86 का परसेंटेज आ रही है जो जीडीपी की हम खर्च कर रहे हैं। तो दो चीजें, एक तो 17-18% है टोटल दिफा का बजट, ये हमें ज़हन नशी कर लेना चाहिए, और दूसरा ये कि दिफा का जो हिस्सा है वो मुसलसल गिर रहा है, दिफा का बजट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी गिरता चला जा रहा है। अच्छा, ठीक। अरे एक डॉक्टर साहब ये बताइएगा, क्योंकि ये अभी डिफेंस बजट की बात हो रही है, ज़ाहिर बात है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर फौज हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लोग रिटायर करते हैं, पेंशन्स का एक सिलसिला है, दुनिया भर में होता है, पेंशन्स दी जाती हैं। एक इतराज़ या सवाल ये भी पूछा जाता है कि ये पेंशन्स का जो मामला है ये सिविलियन बजट का हिस्सा क्यों नहीं है, इस डिफेंस बजट में क्यों नहीं शामिल होता? जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल है और बार बार उठाया जाता है। मुझे इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये जब शौकत अजीज साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त इसको दिफाई बजट से निकाल के सिविलियन बजट में लाया गया था, और उसकी वजह ये थी कि दुनिया में एक कहलाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि अकाउंटिंग के असूल, और एक इसमें आप अगर कानूनी शिक भी डाल लीजिए कि जब कोई फौजी सिपाही या अफसर जब वो फौज से रिटायर हो जाता है तो फिर कानूनी तौर पे वो फौज का हिस्सा नहीं रहता, वो हमारी सिविलियन लेबर फोर्स जो है उसका हिस्सा बन जाता है। और दुनिया के बेशुमार ममालिक जो हैं वो यही जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं, और जो मिलिट्री की पेंशन जो हम यूजुअली कह देते हैं वो बजट दिफाई बजट का हिस्सा नहीं बनते और वो डाल दिए जाते हैं सिविलियन बजट के अंदर। तो ये पाकिस्तान कोई वाहिद मुल्क नहीं है, दुनिया के बेशुमार ममालिक जो हैं वो यही करते हैं, एक तो कानूनी वजह से, और दूसरा वो जैसे मैंने कहा कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटेंट प्रिंसिपल कहलाते हैं, जो दुनिया भर में जिस हिसाब से अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रखा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बात क्योंकि फैक्चुअली गलत नहीं है जब ये कहा जाता है कि हमारे मुल्क में दिफा के ऊपर उसकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है बनिस्बत हेल्थ के, यानी सेहत की मद में जो खर्च करती है हुकूमत और तालीम की मद में जो खर्च करती है हुकूमत, उससे इसका शेयर ज़्यादा है। तो लोग यही, अभी क्योंकि आजकल के हालात भी ऐसे हैं, लोग यही कहते हैं कि नहीं वहाँ पर स्पेंडिंग कम है और पाकिस्तान दिफा पर बहुत खर्च कर रहा है, जबकि असल स्पेंडिंग और जो कौमें हैं उनकी तरक्की एजुकेशन से होती है, हेल्थ एक बेसिक नेसेसिटी है, उसके ऊपर ज़्यादा खर्च करना चाहिए। जी मुनीब साहब, मेरे ख्याल है आपने एक सवाल में दो आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअली छुपे हैं आपके सवाल में। एक तो ये है कि फौज के ऊपर हम कितना खर्च करते हैं, और दूसरा ये है कि हम अपनी सेहत का बजट और तालीमी बजट हमारा क्या है।
इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारा तालीमी बजट दुनिया के कम तरीन बजट्स में से है, और हमारा सेहत का बजट वो भी दुनिया में बहुत कम गिना जाता है, और दिफा का बजट जैसे मैंने आपको कहा, फर्दर भी बता दूंगा, वो भी दुनिया के हवाले से कम ही है। लेकिन यहाँ पे एक तो कानूनी तफरीक आ जाती है। जो दिफा का बजट है वो विफाकी हुकूमत देती है, और हमारे यहाँ सेहत और तालीम जो है वो 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास चले गए। सूबों के ऊपर कतन कोई रुकावट नहीं है कि वो अपना तालीम का बजट और सेहत का बजट जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, और ये बढ़ना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। यानी कि अगर हम 2-2.5% खर्च कर रहे हैं अपनी तालीम के ऊपर, तो ये बहुत कम है, इससे 2 गुना ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये कह देना कि बिकॉज हम दिफा के ऊपर ज्यादा खर्च कर देते हैं इसलिए तालीम के पास पैसा नहीं बचता, इस आर्ग्यूमेंट में कोई जान नहीं है। एक तो दिफा जैसे मैंने कहा वो विफाकी सब्जेक्ट है, तालीम और सेहत जो है वो सूबाई सब्जेक्ट्स हैं, और जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि टोटल बजट तो 17-18% जा रहा है दिफा के पास, बाकी 82% बजट अभी पड़ा है, उसमें से तालीम का बजट जो है वो डबल होना चाहिए, हमें करना चाहिए। ठीक, अच्छा, ये एक क्योंकि जो आपने पहले मिथ्स बताए हैं, फिर आपने हकायक के ऊपर भी जब आपने कुछ एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी फ़ौज रखता है, लेकिन हमारे हर फौजी जवान पर उठने वाले अखराजात दुनिया में कम तरीन है। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा कंपैरिजन है और बहुत बड़ा फैक्ट है, ये आई एम श्योर बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो ज़रा इसको भी एक्सप्लेन कीजिए, ये कैसे डिटर्मिन किया आपने? ये जब मैंने मुनीब साहब कैलकुलेट करना शुरू किया तो मैं खुद भी बड़ा हैरान सा रह गया कि ये हम बात कर रहे हैं कि हमारा टोटल दिफाई बजट जो है वो फी सिपाही कितना बनता है, यानी कि हर पाकिस्तानी सिपाही के ऊपर हम कितने अखराजात कर रहे हैं दुनिया भर के मुकाबले में। जो दुनिया में सबसे ज्यादा अखराजात सामने आए वो अमेरिका के हर सिपाही के ऊपर हैं, जो तकरीबन $4 लाख अमेरिका खर्च कर रहा है अपने हर सिपाही के ऊपर। सऊदी अरेबिया का भी बहुत हाई खर्चा है, वो कोई 3,71,000 रुपये बनता है, और इंडिया 41,000 और पाकिस्तान 12,000। तो असल मुकाबला जो है वो यहाँ पे आपके सामने आता है कि इंडियन फौज जो है उसका जो दिफाई बजट है वो हर सिपाही के ऊपर $41,000 सालाना खर्च करती है, जबकि पाकिस्तान जो है वो 12,000 और $500 सालाना हर पाकिस्तानी सिपाही के ऊपर खर्च हो रहा है। और इतना कम खर्चे करने के बावजूद अब देखिए कि हमारी फौज जो है उसका इतना बड़ा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, इतना बड़ा उसका इंडिया के साथ बॉर्डर है, इतनी लंबी गर्दी की जंग उसने जो लड़ी, और अमेरिका जो जंग हार गया था बावजूद इसके कि उसने $4 लाख वो अपने हर सिपाही पे खर्च करता है, और हमारे $12,500 का रिटर्न आप देखिए कि हमने दहशतगर्दी की जंग अमेरिका तक के फौज को जीत के दिखाई। ठीक, अच्छा, ये एक जो पाकिस्तान अपने जीडीपी का तकरीबन 2.86% दिफा पर खर्च करता है, और इस ज़मीन में ये आपने ही लिखा हुआ है कि ये औसतन शरह जो है मेरे ख्याल में गालिबन दुनिया भर में वो 2.18% है, कोया हम ज़्यादा खर्च करते हैं। इसके पीछे फिर शायद यही है कि क्यों जो हमारे फ़ी ज़माना हालात हैं, या एवर सिंस द इंसेप्शन जो हमारे हालात रहे हैं, उसकी ये वजह है? ये आपका जुमला बिल्कुल ठीक है। आप देखिए कि जो औसतन जो ग्लोबल एवरेज जिसको कहते हैं उससे पाकिस्तान जो है वो जीडीपी का ज्यादा हिस्सा खर्च कर रहा है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो हमसे भी ज्यादा करते हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें रूस है, जिसमें इजराइल है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, लेकिन जो औसत है पूरी दुनिया की वो तकरीबन 2.1% आ रही है, और जैसे आपने कहा कि हम 2.8% खर्च करते हैं। वजह भी आपने बयान कर दी, मुमकिन है कि शायद वही वजह हो, लेकिन हमारा बाकी दुनिया की औसत से हमारे अखराजात जीडीपी के हवाले से फौज के ऊपर, दिफा के ऊपर कुछ ज्यादा है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। मेरा मकसद ये था आज के इस सेगमेंट का जी कि दिफाई बजट के हवाले से जो सवालात लोगों के जहनों में है, यकीनी तौर पर सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सवाल का दुरुस्त जवाब फैक्ट्स के ऊपर बेस करना चाहिए, और इसी की अहमियत होती है कि साजिशी मफरूज़े नहीं घड़ने चाहिए, जब बल्कि रिसर्च करके और उन लोगों से रब्ता किया जाए जिनके पास रिसर्च मटेरियल मौजूद है, जो कि फैक्ट्स के साथ ये बता सकते हैं कि असल मामला क्या है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।